तो ये है ओ लेवल पाइथन सिलेबस का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है। तो अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये नॉर्मल सी लैंग्वेज। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन का एक सेट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एडिशन के लिए प्रोग्राम करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं वैल्यूज लूंगी, फिर उन पर एडिशन परफॉर्म करूंगी, फिर उनको एज अ रिजल्ट दूंगी। तो ये क्या हो गया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब क्या होता है, अब ये जो प्रोग्राम है वो हम सिस्टम पे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, एक कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कोई भी हम कंप्यूटर लैंग्वेज को उठाएंगे और उसमें ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये किसी ना किसी काम के लिए बनाया जाएगा, इसीलिए हम कह देते हैं कि टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो डेफिनेशन क्लियर है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रोसीजर क्या होता है, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट वाज इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे कहना क्या चाहता है। ठीक है। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की लिस्ट क्रिएट करेंगे कि मतलब हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, हमें कहाँ पर एडिशन करके स्टोर कराना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है। तो उन सब के लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा आउटपुट डिजाइन। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि जो हमारा लाइक वेरिएबल है, जो प्रोग्राम है, वो काम कैसे करेगा। तो अब क्वेश्चन के बेसिस पे हमने एक आउटपुट भी डिजाइन किया होगा कि हाँ, अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो वो हमारा आउटपुट डिजाइन के अंदर आता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब जब इतनी सारी चीजें कर ली हैं तो हम बढ़ते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट की तरफ। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग द प्रोग्राम का मतलब है कि जो प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है उसमें वैल्यूज को पुट करके वैलिडेट करना कि क्या जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो वैसा ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे या नहीं। द नेक्स्ट वन इज वैलिडेटिंग द डेटा। अब हमने वैल्यूज को पुट किया है तो अब हम क्या करेंगे, डेटा को चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप वाइज स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे प्रोग्राम का, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होता है, हम इजिली उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद एक एल्गोरिदम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ ऐसे हैं, लाइक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको लिख सकते हो। नॉर्मली हमने डेफिनेशन में पढ़ा है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप हिंदी में भी इसका एल्गोरिदम लिख सकते हो, ठीक है। बट जो हम प्रेफर करते हैं वो होता है कि हम इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि कोडिंग हमें प्रॉपर इंग्लिश में, मतलब कोड्स में करनी होती है, विच जहां पर हम इंग्लिश कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ये सिंपल होता है और कंप्लीट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता है, आपको बस नॉर्मल लैंग्वेज में अपने स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट और सिंटेक्स रिक्वायर्ड। अब जब हम पाइथन में कोडिंग करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक सिंटेक्स होता है, बट एल्गोरिदम के लिए ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, तो जैसे कि जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, उसको डायग्रामेटिकली शो करते हैं कि ये प्रोसेस होता है और एट लास्ट हमें जाके ये आउटपुट मिलता है। तो सेम चीज हमारा फ्लो चार्ट के साथ होता है। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ग्राफिकल या सिंबॉलिक या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोग्राम का। इसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स को यूज करते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, उसमें हम उसको ब्रीफली देखेंगे। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट है तो उसको बनाने के कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि जब भी हम एक फ्लो चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंडिंग और मतलब एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होगा। ये नहीं कि आप 10 स्टार्ट पॉइंट बना रहे हो और 10 एंड पॉइंट बना रहे हो, नहीं, प्रोग्राम एक जगह से शुरू होता है और एक जगह पे जाके खत्म होता है। तो उसी के लिए हम फ्लो चार्ट को डिजाइन करते हैं, तो मतलब इसमें हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज करेक्ट सिंबल एट ईच स्टेज इन फ्लो चार्ट। अब यहाँ पर ये है कि हर एक स्टेप के लिए एक अलग शेप को दे रखा है, अलग शेप यानी कि अलग सिंबल बोल सकते हो। तो हर एक स्टेप के लिए एक अलग सिंबल है हमारे पास, तो जहां पर जिसकी नीड होगी हमें वही यूज करना है। ये नहीं कि आपने कंडीशनल की जगह आउटपुट वाला बॉक्स उठा के रख दिया, हम ये नहीं कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट इज द लॉजिकल फ्लो शुड बी क्लियरली शोन यूजिंग एरोज। अब हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है वो भी शो करना होता है, जो कि हम एरोज की हेल्प से शो करते हैं, और ये क्लियरली शो होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें आप घोच पोच करके उसको पूरा मेसी बना दो, नहीं, एकदम क्लियर शो होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज कनेक्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स। अब हमारे पास बहुत सारी फ्लो लाइन्स होंगी, अगर हम एक लेंदी प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फ्लो लाइन्स को यूज करना होता है, जो कि एक मेस क्रिएट कर देता है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन कनेक्टर की हेल्प से हम उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्यूडो कोड। अब स्यूडो कोड क्या होता है, ठीक है, तो नॉर्मल सा है कि ये एक स्टेटमेंट जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, जो कि हमारे जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके प्रोसेस का जो लॉजिक होता है उसको डिफाइन करते हैं। अब आप सूडो कोड को इस तरह समझ सकते हो, मान लो कि हमने कह दिया कि ऐड करो दो नंबर्स को, ठीक है, तो हमने 1 देन ऐड देन हमने 2 कर दिया। तो हम ऐसे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास कुछ सूडो कोड आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, उसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड इज असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब मशीन या लो लेवल लैंग्वेज का पॉइंट ये है कि ये बाइनरी डिजिट्स को यूज करता है या डेसिमल नोटेशंस को यूज करता है, ठीक है। और ये लैंग्वेज हमारी कंप्यूटर के थ्रू इजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। मतलब ये जो लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज, वो हमारा सिस्टम बहुत आसानी से समझ सकता है। इसके लिए उसे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। हालांकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको कन्वर्ट करने की जरूरत होती है ताकि हमारी मशीन उसको समझ सके। आगे बढ़ते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की तरफ। तो ये प्रोग्राम होता है जो कि अल्फान्यूमेरिक सिंबल्स में लिखा होता है। अभी हमने स्यूडो कोड में देखा था ना, लाइक ऐड सब, तो इस तरह के कुछ यहाँ पे कोड्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ईच सिंबल्स आर नोन एज निमोनिक्स। अब ये जो हमारे सिंबल्स है ना, छोटे छोटे ऐड सब, तो ये हमारे निमोनिक्स कहलाते हैं, और इन्हीं निमोनिक्स में लिखा हुआ एक कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसमें निमोनिक्स क्या होता है या निमोनिक्स किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये निमोनिक्स हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज से रिलेट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए तो इजिली रीडेबल होती है, अंडरस्टैंडेबल होती है, बट हमारे सिस्टम के लिए नहीं होती है। तो इसके लिए भी हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल जावा, C++, सी हैश, पाइथन, विजुअल बेसिक, डेल्फी, पर्ल, रूबी, PHP एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि हो सकता है MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन देके पूछ ले इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है या कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर्स होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है या जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेटर की नीड होती है। तो हमारे पास 3 ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें से मेनली 2 हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं। एक हमारे पास असेंबलर भी होता है, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करते हैं, ये हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर दोनों ही सेम काम करते हैं, मतलब ये भी चेंज कर रहा है और ये भी चेंज कर रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ठीक है। मतलब कि आपने बहुत लेंदी से एक प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करना है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे कोड को चेंज करता है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा
और देखा कि वो कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और आप ये अब इजिली बता सकते हो। तो डिफरेंस क्या है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे कोड को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास कुछ टर्म है लिंकर और लोडर। ठीक है, तो आप नॉर्मली तो आई डोंट थिंक कि इससे क्वेश्चन आता है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है। तो लिंकर क्या करता है कि हमारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, अब जैसे कि आपने मॉड्यूल्स के बारे में सुना होगा, आगे चैप्टर्स में है मॉड्यूल्स, हमारी पाइथन की छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। तो लिंकर क्या करते हैं, उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लिंक करके एक सिंगल प्रोग्राम में चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि लिंकर क्या होता है, यूज टू लिंक स्मॉलर प्रोग्राम्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोग्राम। ठीक है, अब लोडर की बात करते हैं। तो लोडर क्या करता है, मशीन कोड इनटू सिस्टम मेमोरी। अब हमने जो हमारा कोड था उसको ट्रांसलेट करवाया, अब उसको हमारी सिस्टम मेमोरी में सेव करने की भी जरूरत होती है। तो ये लोडर क्या करता है, उन कोड्स को सिस्टम मेमोरी में सेव करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म है, टेस्टिंग, बग और डीबगिंग। टेस्टिंग, इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, इट इज ड्राई रन। ठीक है, अब ड्राई रन क्या करता है, तो जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें खुद वैल्यूज पुट करके उसको वैलिडेट कर रहे हो कि डिजायर्ड रिजल्ट आ रहा है या नहीं, तो ये हमारा टेस्टिंग या ड्राई रन होता है। ठीक है, यानी कि वैल्यूज को खुद पुट करके एनालाइज करना कि जिस चीज के लिए हमने प्रोग्राम को डिजाइन किया था वो रिजल्ट हमें मिल भी रहा है या नहीं। बग को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज एरर। ठीक है, बग एंड एरर बोथ आर सेम। अब देखो, बग का मतलब एरर था, तो डीबगिंग क्या है, तो डीबगिंग है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स एंड सॉल्विंग इट। ठीक है, डीबगिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स एंड सॉल्विंग इट, यानी कि एरर्स को ढूंढना और उन्हें सॉल्व करना। अब आ जाते हैं लास्ट के, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन पे जो हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो कलेक्ट, मतलब जो भी हमारा डेटा है उसको कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, मेंटेन करना, मतलब उसकी एक पूरी कंप्लीट हिस्ट्री मेंटेन करना हमारा डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। तो यूजर डॉक्यूमेंट्स जो कि हमारे यूजर्स के लिए होता है, जो कि हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि एक प्रोग्रामर जो है, मतलब एक यूजर हमारे प्रोग्राम को यूज कर सके। ओके, नेक्स्ट टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या होता है, एड्रेस टू प्रोग्रामर, यानी कि ये हम बनाते हैं प्रोग्रामर्स के लिए, इन केस फ्यूचर में अगर हमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की जरूरत है या उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो जो प्रोग्रामर है वो इसकी हेल्प ले सकता है और चेंजेस कर सकता है। अब एक टॉपिक हमारा जो उधर था, छूट गया था, विच इज टाइप ऑफ एरर्स। तो हमारे पास 3 टाइप के एरर्स मिलते हैं, सिंटेक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। सिंटेक्स एरर्स यानी आपने प्रोग्राम के लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया है, उसमें कहीं ऊपर नीचे हो गया है, तब सिंटेक्स एरर आता है। रन टाइम एरर यानी कि जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो और कुछ इनवैलिड वैल्यूज सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करवा दो तो वहां पे भी वो एरर दे देता है, कुछ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर्स, यानी कि यहाँ पे आप लॉजिकल एरर करते हो, फॉर एग्जांपल आपको ग्रेटर देन यूज करना था, आपने लेस देन यूज कर लिया है, तो वहां पर आपका लॉजिकल एरर क्रिएट होता है। बस आज के लिए इतना ही था, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जल्दी आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।